आज हम जनवरी मंथ की करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे और ये पार्ट वन होगा। हम पार्ट में किसी भी मंथ की करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं तो पार्ट वन होगा, पार्ट टू और पार्ट थ्री, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनवरी मंथ के वो सब आएंगे। और हम इन पर बेस क्वेश्चन एमसीक्यू भी कर रहे हैं अलग सीरीज के अंदर। तो देख लेते हैं कौन कौन सी जनवरी मंथ की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थी। एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, पराक्रम दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पराक्रम दिवस, पहले तो ये देखते हैं कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पराक्रम दिवस बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था जिसका नाम स्वराज था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था। और ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया है। इन्होंने एक एक लेफ्ट पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो पहली टर्म तो ये जीत गए, दूसरी भी जीत गए थे। तो किसी वजह से फिर इन्होंने जो है छोड़ दिया उनको, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वो छोड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंसी थी उसको रिजाइन करके छोड़कर इन्होंने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक एक ग्रुप की स्थापना करी, ये जो लेफ्ट विंग पार्टी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो मैंने यहाँ पर उनको डिस्कशन में नहीं डाला है। अब देखिए, एससीओ के फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको एससीओ के बारे में बता देता हूँ कि एससीओ की जो 2000 की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। और एससीओ का जो फिल्म फेस्टिवल था वो मुंबई के अंदर हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ का जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो कौन से शहर में अरेंज किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ऐसे शब्द यूज करके आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो अब मैंने एससीओ के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें अलग से लेक्चर में कवर किया हुआ है करंट अफेयर के अंदर, तो मैं इसके अंदर बता देता हूँ। एससीओ का 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ, किस किस ने किया था। चाइना ने, रशिया ने, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। याद रखना, इसके अंदर उज्बेकिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ना पाकिस्तान है ना इंडिया। ये तो 2017 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को 2017 के अंदर मेंबरशिप दी गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बस ये याद रखना। और एक और बात, तुर्कमेनिस्तान जो है एससीओ का मेंबर नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्री है लेकिन एससीओ का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट देखिए, जैसा कि आपको जानते हैं कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 41% मिलेट जो ग्रो करता है। मिलेट के अंदर क्या क्या आती है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आता है जवार, बाजरा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, ये इंडिया का ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन और इसकी खास बात ये है कि ये आपको काफ़ी न्यूट्रेंट देता है, कम पानी में ग्रो कर जाता है। लेकिन हम इंडियन फार्मर आज की डेट में इसको धीरे धीरे मिलेट को ख़त्म करते जा रहे हैं। जबकि मिलेट इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर से लड़ने वाली, मतलब कैंसर से लड़ने वाली मेडिसिन होती है, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, एक अभियान शुरू किया है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलेट के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताएंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं इसके। फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान तो चलो सारी चीज़ के होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं वो बताएंगे। और इंडिया सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलेट ग्रो करता है, 41% ग्रो करता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया जो है इंडिया की एफर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया 2023 को। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। अब देखिए, इंडिया के अंदर देखे जाएँ तो कहाँ कहाँ पर ये मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, ये सारी स्टेट है। ये स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके अंदर ये एक फैक्चुअल चीज़ याद रख लेना कि 40% याद रह सकता है तो 41%, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट 2022-23 ऐसे ऐसे ही पूछे, मतलब 2023 भाई कौन रिलीज करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए, देखिए ये यूनाइटेड, एक यूएन अगर आंसर में हुआ यूएन, यूनाइटेड नेशंस तो वो करता है, या पूरा नाम हो सकता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल अफेयर्स। तो ये जो
डिपार्टमेंट है यूएन का, ये हर साल इसका नाम जो है, एक्चुअली इसका जो नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स है, लेकिन इसको आप सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ये बोल सकते हो, इसका नाम यही है, ठीक है, सिंपली वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। देखिए ये भी नाम पता होना चाहिए, कभी कभी ना दे ये वाला नाम, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ना दे तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ये नाम दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी क्या लिखा हुआ है डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के अंदर जो एक पहली बार सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग को बनाया गया है, ये सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? ये मेघालय के अंदर, जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ पर इसको बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? मध्य प्रदेश, फलाना प्रदेश, ढिमकाना प्रदेश, ऐसे उल्टे सीधे आपको स्टेट दे दिए जाएंगे, या आपको बोला जाएगा दिल्ली के अंदर बनाया गया है, शिलोंग के अंदर गया मेघा ऐसा, और लखनऊ के अंदर बनाया गया, तो ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन देखकर आपको फंसा दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, राजस्थान, देखिए राजस्थान सरकार ने सच बताऊं तो बहुत अच्छा काम किया है कि राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। देखिए इसमें मतलब क्या है, देखिए राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 3 लाख पीपल्स, मतलब ये ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। तो अब राजस्थान सरकार चाहती है कि जिसको भी जो भी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, सरकार उसका खर्चा उठाएगी, और इसमें सरकार सभी का एनजीओ हो गए, सोशल ग्रुप हो गए, और बहुत सारी चीज़ों का, मतलब जो भी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनका सबका साथ ले रही है, जिससे इससे 3 लाख जो पॉपुलेशन है, ये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर है, ये अपने आप में लगता है, मतलब अपने आप में लगता है कि 3 लाख तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आप ज़रा सोचो, बिना आंखों के आपको ये दुनिया कैसी नज़र आती होगी, तो आप एक कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि बिना आँखों के। तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने राइट टू साइट, मतलब ये एक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे तो ये राइट आर्टिकल 21 के अंदर आना चाहिए कि दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ, सॉरी, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के उसमें आना चाहिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर यही आता है, राइट टू लाइफ। अगर कोई बंदा अंधा है तो फिर उसकी लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो बस ये बात याद रख लेना कि राजस्थान जो है, ये थोड़ा सा जो मोटा मोटा हेडिंग मैंने बताया, कितना नंबर है, कितने रहते हैं लोग राजस्थान के अंदर अंधे, ये इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर ये आपसे पूछा जाएगा, भार ओएस ये क्या चीज़ है? देखिए ये जो भार ओएस, आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि भार ओएस क्या चीज़ है, ये है क्या है? क्या ये विंडो का नाम है? दूसरा तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किसने बनाया है? तो ये जो भार का मतलब हो गया भारत, ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एंड्रॉइड जैसा नाम सुना होगा आपने, एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर ओएस सिस्टम आता है। ये इंडिजीनियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इंडिया के अंदर इंडिया की कंपनी ने इसको बनाया है। कंपनी का नाम है JNK ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करता है, मतलब फंडिंग देखिए, एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है IIT मद्रास, इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया IIT मद्रास ने। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ये जो किसने बनाया है, क्या है ये, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपको याद रखना, JNK ऑपरेटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, इसको ओन करता है IIT मद्रास, और इसको जो फंडिंग की जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर आता है, ये इसको फंड करता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि मतलब ये क्या, इसका जो कंटेक्स्ट है वो क्या है। देखिए इंडिया ने पहली बार, मतलब सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑल वीमेन प्लेटून ऑफ द पीस कीपर डिप्लॉय की है, UN डिप्लॉय की है। आपको पता है कि एक, देखिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ क्या है, कि जब कभी भी मान लो दो कंट्री हैं, कंट्री A और कंट्री B, इन दो कंट्रियों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो अब देखिए अगर लड़ाई हो रही है तो सिंपल सी बात है, दोनों साइड से गोला बारूद चलेगा, लोग मरेंगे, गरीबी आएगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, मुद्दे को बैठ कर समझा लिया जाए उसको, बिना किसी मार काट के। तो इसलिए UN ने जो, हर UN जो है अलग अलग देशों में पीस कीपर भेजता है।
ठीक है, पीस कीपर का क्या काम होता है, उनके पास वेपन नहीं होते, बस वो अपने सेफ्टी के बेसिस पर भी उनको मतलब अलाउ नहीं है, ये किया जा रहा है कि भाई जो अगर मान लो अगर किसी पीस कीपर को किसी कहीं जगह डिप्लॉय किया गया है तो वो अपनी सेफ्टी के बदले मतलब वेपन चला सके। तो यहाँ पर ये मांग उठ रही है कि भाई इनको भी जो है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग मारे जाते हैं जो पीस कीपर होते हैं। तो ऐसे ये सूडान है और साउथ सूडान है, सूडान और साउथ सूडान के बीच में एक रीजन है। तो इस रीजन को लेकर काफ़ी लड़ाई है। इस रीजन का नाम मैं एबी है, इसका नाम, रीजन का नाम एबई, ये एबई। तो रीजन का नाम है एबई, और ये जो है ये ऊपर देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ये सूडान है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये साउथ सूडान है। तो सूडान सूडान और साउथ सूडान दोनों आपस में इनमें लड़ाई होती रहती है। तो इसी रीजन को लेकर लड़ाई हो रही है इनके अंदर। मैंने यहाँ पर मैप में भी दिया है एक इधर साइड में मैप, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रीजन है। तो इस पर मतलब सूडान और साउथ सूडान के लोग आपस में ना मरे, आपस में ना एक दूसरे को गोली मारे, तो इसलिए वहाँ पर पीस कीपर भेजे जाते हैं। और इंडिया ने सबसे बड़ी जो पीस कीपर की पूरी जो प्लेटून वो भेजी है वो पूरी की पूरी औरतों की थी। मतलब लेट सारी उसके अंदर सबसे बड़ी प्लेटून थी और इसके अंदर सभी औरतें थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया ने अभी जो पीस कीपर ऑल इंडिया मतलब सभी उसके अंदर औरतें थी, तो ये किस देश किस रीजन के लिए भेजी गई थी। एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसी रीजन का नाम दिया जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि ये जो रीजन है आपसे पूछा जाता है एबेई रीजन कहाँ पर है। क्या ये उसमें है, लखनऊ में है, क्या ये अमेरिका के अंदर है, क्या ये अफ्रीका के अंदर है? एक तो ऐसा क्वेश्चन, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ये एबेई रीजन किन दो कंट्रियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। सीधा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में दिया था। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आप पूछो, मतलब कोई सा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो, सॉरी उत्तराखंड हो, मतलब कोई सा भी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा भाई बेसिक स्ट्रक्चर की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की जो एक नींव रखी थी वो कौन से जजमेंट में रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो केशवानंद भारती केस था। आप पूरा नाम याद आपको रहे ना रहे, जैसे कि ये जो पूरा नाम था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला, ये 1973 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये था, मैं आपको बता देता हूँ मोटा सा, कि लड़ाई चल रही थी दोनों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पार्लियामेंट क्या काम करता था, हर बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काउंटर करने के लिए एक वो कर देता है, अमेंडमेंट कर देता है। तो 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगा दो, आप बदल दो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ बदल दो तुम, लेकिन एक चीज़ नहीं बदल सकते, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप क्या नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप रूल ऑफ लॉ नहीं बदल सकते। मतलब कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि देश के अंदर जो लॉ सभी के लिए एक जैसा, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी क्लास में जन्मे हो या छोटी क्लास में तो आपके लिए अलग है। जैसे जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है पार्लियामेंट से कोई भी लॉ निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका एनालिसिस करती है क्या ये लॉ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। और तीसरा डेमोक्रेटिक जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बना रहना चाहिए। बाकी आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगा दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। बहुत बड़ी डेफिनेशन खत्म नहीं होती, मैंने दो तीन डेफिनेशन बताई, ये खत्म, ये बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखिए युगांड, मैं आपको बता देता हूँ कि इबोला वायरस कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहले तो ये सुन लो। देखो क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो इबोला वायरस है, सॉरी इबोला वायरस, ये मतलब इसका आउटब्रेक कहाँ पर हुआ था इबोला वायरस का। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इबोला वायरस का आउटब्रेक है एशिया, मध्य प्रदेश, फलाना प्रदेश, क्या उत्तर, ये कहाँ पर हुआ था, क्या इसका एवोल्यूशन इंडिया के अंदर हुआ था? ना जी हाँ, इंडिया के अंदर तो नहीं हुआ था, ये जो एवोल्यूशन हुआ था ये अफ्रीका के अंदर हुआ था। एक तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। इसकी 6 प्रजातियां हैं इस वायरस की, मतलब इसकी इबोला वायरस की 6 प्रजाति हैं, जिसमें से एक सूडान इबोला वायरस एक प्रजाति है इसकी। मतलब इसको जो इबोला वायरस है इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इबोला वायरस को इबोला इबोला 6, तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक इसकी जो
5वें या छठे, ये ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। एक सूडान इबोला वायरस है। तो सूडान इबोला वायरस का जो आउटब्रेक हो गया था वो युगांडा में हुआ था, वहाँ पर काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। तो अब युगांडा ने जो है इस ये जो सूडान इबोला वायरस है इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। और यूएन ने इसको एक एक सर्टिफिकेट दे दिया था कि भाई अब तुम्हारे देश में इबोला वायरस का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है कि जिसने इबोला वायरस से मुक्ति पा ली है, तो युगांडा है। युगांडा ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने इबोला वायरस से मुक्ति पा ली है। ठीक है, तो अब इबोला वायरस के बारे में मैंने जैसे बताया था, ये एक वायरस डिसीज़ है। ये बैट से फैलती है, जो फ्रूट ब्रेड्स वो बैट होती है, जो चमगादड़ होती है, ये उससे इंसान के अंदर फैलती है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलती है। देखिए वायरस जो होते हैं अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट, तो पहली बात तो एनिमल टू या फिर किसी पक्षी के थ्रू इंसान में फैलें तो याद रखना कि वो बहुत ही डेडली वायरस हो सकता है। वायरस जल्दी से फैलते नहीं है, लेकिन अगर फैल रहे हैं तो समझ जाना कि बहुत ही डेंजरस है ह्यूमैनिटी के लिए। अभी जो पेंडेमिक फैला था, ये कोरोना वायरस था, तो इसने तो पूरे देश में वर्ल्ड वॉर, पता नहीं कितने पूरे दुनिया का बदला, कई सालों का बदला एक बार में ले लिया। ये सब चाइना की करतूत थी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये जो वायरस था, इबोला वायरस था, पहली बार 1976 के अंदर कहाँ पर मिला था। ये कहाँ पर मिलो था नहीं, कहाँ पर मिला था यार, ये कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं हम यार। इबोला वायरस का जो ये यहाँ पर जो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, वहाँ पर एक इबोला रिवर है। तो उसके पास में, उसके जंगलों में ये पहली बार मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके मैप के थ्रू कुछ बताना भी चाहता हूँ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये देखिए ये कौन सी लेक होगी, लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया कौन कौन सी कंट्री को कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती हैं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इधर युगांडा हो गया, और इधर केनिया हो गया, और इधर ये हो गया तंजानिया। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरा मैं आपको इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है युगांडा, और युगांडा की कैपिटल है कंपाला। और ठीक युगांडा की कंपाला से नीचे 0 डिग्री, देखिए यहाँ से इक्वेटर पास होती है। 0 डिग्री नहीं, सीधा पूरा इक्वेटर बोलो, इक्वेटर पास होती है। इक्वेटर 0 डिग्री ही होती है। तो आपसे और इक्वेटर लेक विक्टोरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो क्या है, लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। ये जो कंपाला है इससे थोड़ी सी नीचे ही है, 18 किलोमीटर दूर नीचे ही है ये। ये जो इक्वेटर 18 जना 23 किलोमीटर नीचे ही है। ये कंपाला कैपिटल जो ऑफ द युगांडा, इससे थोड़ा सा नीचे ही ये जो है ये ये इक्वेटर पास हो रही है। तो केनिया से भी पास होती है इक्वेटर, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इससे भी पास होती है। तो आपसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि लेक विक्टोरिया किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। फ्रेश वाटर की लेक है कैसी है, तो फ्रेश वाटर की लेक है ये। और इक्वेटर इससे पास होती नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो आपको प्लीज़, मैंने इसलिए ये जो है मैप को यहाँ पर आपके साथ शेयर किया हुआ है, और जिससे आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो, देख भी सकते हो आप, ये पास हो रही है, ये इक्वेटर पास हो रही है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे, जनवरी मंथ की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।